चतुर सुनार। एक राजा था जिसे अपने बुद्धिमान होने का बड़ा घमंड था। उसका विश्वास था कि पूरे राज्य में एक भी ऐसा नहीं है जो उसे धोखा देकर साफ निकल जाए। एक दिन यह बात उसने अपने मंत्रियों से कही। सबने हामी भर दी सिवाय एक के। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या तुम नहीं मानते कि मुझे धोखा देना नामुमकिन है? नहीं महाराज, मैं नहीं मानता, मंत्री ने कहा। हो सकता है यह बात औरों पर लागू होती हो, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि कुछ सुनार अपने ग्राहकों के साथ धोखा करते हैं और ऐसा हमारे अपने राज्य में भी होता है। मैं नहीं मानता, राजा बोला। मैं सभी सुनारों को बुलाऊंगा और उनसे खुद बात करूंगा। पर महाराज, अगर यह बात सच भी है तो क्या वे लोग स्वीकार कर लेंगे? बाकी मंत्रियों ने प्रश्न किया। आप लोग चिंता ना करें, मैं उनसे निपट लूंगा, राजा बोला। अगली सुबह ही राजा ने राज्य के सभी सुनारों को बुला भेजा। आदेशानुसार सुनार आ पहुंचे। सब हैरान थे कि आखिर माजरा क्या है। राजा ने हम सबको क्यों बुलाया है? एक ने पूछा। क्या राज परिवार में किसी विवाह या राज्याभिषेक की अकस्मात तैयारियां हो रही हैं? हो सकता है रानियां अपने पुराने गहनों से ऊब गई हों और उन्हें तुड़वाकर नए गहने बनवाना चाहती हों, दूसरे ने जवाब दिया। नहीं, तीसरा सुनार बोला। रानियां तो हमें स्वयं ही बुलाती हैं। यह मामला तो महाराज से जुड़ा हुआ मालूम होता है। मेरे विचार से महाराज पड़ोसी राज्य को कुछ खास तोहफे भेजना चाहते हैं और कुछ गहने बनवाने की जल्दी में होंगे, एक और सुनार बोला। इस तरह अनुमान लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। मदन, जो सुनारों में सबसे छोटा था, वह बोला। महाराज स्वयं ही बता देंगे कि बात क्या है। इतने में राजा कमरे में प्रविष्ट हुआ। मैंने आप लोगों से सीधा साधा प्रश्न पूछने के लिए आपको यहाँ बुलाया है और मुझे आशा है कि आप सच बोलेंगे, राजा ने कहा। यदि मैं आपको कुछ बनाने के लिए थोड़ा स्वर्ण दूं, तो क्या आप मेरे जाने बिना उस सोने में से जरा सा भी चोरी कर सकते हैं? और यदि आप यह काम किसी की निगरानी में करें तो भी क्या चोरी संभव है? कमरे में सन्नाटा छा गया। हाँ, राजा ने उन्हें गौर से देखते हुए पूछा। बोलिए। सुनार एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। जी हाँ महाराज, यदि हम सचमुच चाहें तो संभव है, सभी सुनार एक स्वर में बोले। अच्छा, राजा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। आप लोग कितना सोना चोरी कर सकते हैं? हम चौथाई हिस्सा तक निकाल सकते हैं, कुछ सुनार बोले। हम आधा निकाल सकते हैं, दूसरे बोले। और मैं चाहूं तो पूरा ही उड़ा सकता हूं, मदन बोला। राजा ने नजर भरकर उसे ऊपर से नीचे तक देखा। मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, पर तुम एक बार कोशिश करके देखो, राजा मदन से बोला। तुम रोज राजमहल आओगे, वहां मेरे दिए हुए वस्त्र पहनोगे, मैं तुम्हें सोना दूंगा और मेरी उपस्थिति में तुम गणपति की एक प्रतिमा बनाओगे। जब भी मैं बाहर जाऊंगा, मेरा अंगरक्षक तुम पर नजर रखेगा। जब तुम घर लौटोगे तो सब कुछ पीछे छोड़कर जाओगे। अपने पहने वस्त्र फिर से धारण करोगे और महल के बाहर कदम रखने से पहले तुम्हारी तलाशी भी ली जाएगी। जब तक तुम एक गणपति नहीं बना लेते, तब तक तुम्हारी यही दिनचर्या होगी। जी महाराज, मदन प्रसन्नतापूर्वक बोला। एक बार फिर से सोच लो, क्या तुम यह कर पाओगे? राजा ने पूछा। जी महाराज, मुझे विश्वास है कि मैं यह कर लूंगा, मदन बोला। अगर तुम अपने उद्देश्य में सफल हो गए तो मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे कर दूंगा और अपने राज्य का आधा हिस्सा भी दे दूंगा, राजा बोला। पर अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें हमेशा के लिए देश निकाला दे दिया जाएगा। जो आज्ञा महाराज, मदन फिर मुस्कुराते हुए बोला। याद रहे, मैं या मेरे सेवक हमेशा तुम पर नजर रखेंगे, राजा बोला। पागल हुए हो मदन, दूसरे सुनार बोले। तुम जानते हो कि तुम यह काम नहीं कर सकते। तुम क्या ऐसे कड़े पहरे में कोई भी नहीं कर सकता? मैं तो कर सकता हूँ, उसने आत्मविश्वास के साथ कहा। मदन अगले दिन सुबह सुबह ही महल गया। उसने दूसरे कपड़े पहने, सोना और औजार लिए और काम शुरू कर दिया। राजा के पहरेदार दिन भर उसे घेरे रहते। अधिकतर राजा भी वहीं आसपास रहता। मदन अपना काम सोना पिघलाना, तराशना, आकार देना आदि मन लगाकर करने लगा। अपने आसपास बैठी जनता से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। दिन भर की मेहनत के बाद अपने वस्त्र फिर से पहनता, राजा के आदमियों को सब सामान सौंपता और अपने घर की ओर बढ़ जाता। लेकिन घर पहुंचने पर वह एक अजीबोगरीब काम करता, जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं था।
मदन पीतल की हूबहू प्रतिमा बना रहा था, जिस पर देर रात तक वह काम करता था। ऐसा रोज होता। दिन भर राजसेवकों की बड़ी निगरानी में वह सोने का गणपति बनाता और रात की चुप्पी में पीतल की प्रतिमा, जिसमें कभी कभी उसकी बहन उसकी मदद कर दिया करती। आखिरकार 7 दिन बाद दोनों मूर्तियां तैयार हो गईं। 7वें दिन मदन ने गणपति की प्रतिमा उठाकर सबको दिखाई। क्या यह पूरी हो गई है? राजा की आवाज में उत्सुकता थी। बस महाराज, जरा सा काम बाकी है, मदन बोला। रात भर मूर्ति को ताजे दही में डुबो कर रखना होगा और अगली सुबह मैं उसे चमकाऊंगा। यह बहुत ज़रूरी है। अच्छा, राजा हैरान था। मैंने तो पहले कभी किसी को भी दही से मूर्ति चमकाते हुए नहीं सुना। यह मेरी खास तकनीक है, मदन ने कहा। क्या मुझे ताजे दही का एक बड़ा मटका मिल सकता है? अब यह भी अच्छी फरमाइश है, शाही पहरेदार मुंह बिचकाते हुए बोले। संध्या के समय ताज़ा दही कहाँ से आएगा? आमतौर पर लोग रात में दही जमाते हैं, जिससे कि वह सुबह तक तैयार हो जाए। तुम्हें दही चाहिए था तो सुबह क्यों नहीं बताया? हम थोड़ा दही जमा कर रखते। मैं बिल्कुल ही भूल गया था, मदन बोला। क्या बाजार से भी नहीं मिल सकता? तभी उन्होंने एक युवती को सिर पर बड़ा सा घड़ा लिए सड़क की ओर जाते हुए देखा। तुम क्या बेच रही हो? पहरेदार जोर से चिल्लाया। ताज़ा दही, युवती बोली। आज मुझे घर से आने में देर हो गई और मेरा दही बिका ही नहीं। अब इसे वापस घर ले जा रही हूँ। रुको, राजा का नौकर बोला। इसे यहाँ लाओ, इसे हम खरीद लेंगे। भगवान का शुक्र है, मदन बोला। मुझे तो चिंता हो रही थी, सोच रहा था कि दही नहीं मिला तो फिर मैं क्या करूँगा। लड़की दही का घड़ा लेकर आ गई। मैं पहले इसकी जांच करूँगा, मदन बोला। ना जाने यह अच्छा भी है या नहीं। मुझे जब तक इसके पैसे नहीं मिलेंगे तब तक तुम्हें हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। ताज़ा माल है, तुमने अगर खराब कर दिया तो आधे दाम पर भी नहीं बिकेगा, समझे? लड़की बोली। अच्छा अच्छा, ठीक है, हम इसे खरीद लेते हैं, मटके के अंदर झांकते हुए मदन बोला। ठीक ही लगता है, कहते हुए उसने गणपति की स्वर्ण प्रतिमा घड़े में डाल दी। राजा ने लड़की को सोने की अशर्फी दी। वह जाने ही वाली थी कि मदन ने उसे फिर आवाज़ दी। मुझे यह दही अच्छा नहीं लगा, वह बोला। इसमें पानी ज़्यादा है और इससे मूर्ति में वह चमक नहीं आएगी। मैं कल सुबह ताज़ा दही लेकर अपना काम कर लूँगा। और मैं क्या इस दही का अचार डालूँ? लड़की गुस्से में बोली। अब तो इसे कोई खरीदेगा भी नहीं। खाओ, फेंको, जो मन में आए करो, मदन ने घड़े में से मूर्ति निकालते हुए कहा। और खबरदार, ज़्यादा बड़बड़ की तो भूल गई, महाराज ने इसकी कीमत दे दी है। लड़की ने घड़ा उठाया और मुंह में कुछ बड़बड़ाती हुई वहां से चली गई। अगले दिन मदन ने मूर्ति ताजे दही में चमकाई और राजा के हाथ में दे दी। राजा ने अपने स्वर्ण विशेषज्ञ को बुलाया। इसे देखकर बताओ कि सुनार ने इसमें से कितना सोना गायब किया है। विशेषज्ञ स्वर्णकार ने उसे जांचना शुरू कर दिया, लेकिन बार बार जांचने परखने के बाद भी उसकी समझ में कुछ नहीं आया। बताओ भाई, क्या बात है? राजा अधीर होकर बोला। महाराज, इसमें तो रत्ती भर भी सोना नहीं है। यह कैसे हो सकता है? राजा एकदम हैरान था। स्वयं मैंने इसे सारा सोना दिया और इसने मूर्ति भी मेरे ही सामने बनाई है। इसे कमरे में से एक भी वस्तु बाहर नहीं ले जाने दी गई। यह सब तो मैं नहीं जानता, पर इतना जानता हूँ कि यह मूर्ति खलिश पीतल की है। सोने का तो इसमें नामो निशान भी नहीं है, विशेषज्ञ बोला। यह तो कमाल हो गया, राजा चकित था। मैं न कहता था कि मैं कर सकता हूँ, मदन मुस्कुराते हुए बोला। आखिरकार राजा ने मदन से पूछा कि उसने यह चकमा दिया कैसे। महाराज, क्या आप वादा करते हैं कि आप मेरे सच बताने पर मुझे सजा नहीं देंगे? मदन ने पूछा। विश्वास रखो, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, राजा ने कहा। फिर मदन ने सारी कहानी सुनाई। वह दही बेचने वाली लड़की मदन की बहन थी, जो ठीक उसी वक्त वहां आ पहुंची थी। पीतल की प्रतिमा जो मदन रात में बनाता था, पहले से ही दही में छिपा दी गई थी। जब वह लड़की महल में आई तो मदन ने सोने की मूर्ति दही में डालकर पीतल की निकाल ली। कहानी सुनकर राजा पहले तो हैरान हुआ और फिर उठकर हंस पड़ा। भाई वाह, तुम तो बहुत होशियार निकले। तुमने हम सबको गजब बुद्धू बनाया। मैं मान ही नहीं सकता था कि कोई मेरी आंखों में भी धूल झोंक सकता है, पर तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। वादे के मुताबिक मदन की शादी राजकुमारी से हो गई और राज्य का आधा भाग भी उसे दे दिया गया। राजा बनने के बाद मदन ने फिर कभी कोई चालबाजी नहीं की। कई वर्षों तक उसने प्रजा का स्नेह पाया,
और राज्य के श्रेष्ठतम राजाओं में उसका नाम भी गिना जाने लगा। कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।